हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते अपनी डिस्कशन को। 10 आस्पेक्ट्स अभी तक हमने जान लिए विद रिगार्ड टू पंचायत एंड इट्स फंक्शंस अंडर द प्रोविजंस दैट वर स्टिपुलेटेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट। फाइनेंस कमीशन तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, ऑडिटिंग का मतलब जनरल मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन करना, राइट? क्रॉस चेक करना, पैसा जिस चीज़ के लिए एलोकेट करा गया वहीं खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही होता है ऑडिटिंग। कंपनीज के केस में क्या होता है? बैलेंस शीट को उनको देखना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखना, राइट? तो स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय द पंचायत एंड द ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट्स। तो कौन प्रोविजन बना सकता है इनके लिए? स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर होती है क्या पंचायत? ये एक विंडो दी गई है, अगर हो तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में अगर हो तो। अब देखो, जैसे ये ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज नहीं है। अगर आप इनकी बात करो, लाइक पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, है ना? तो जो प्रोविजंस इस पार्ट के दे आर एप्लीकेबल टू केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो। बट प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट करेंगे कि जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 को अगर इम्प्लीमेंट अगर हमें करना है, वहां पर इसके जो प्रोविजंस हैं वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होंगे, क्या क्या एक्सेप्शंस होंगी और क्या क्या मॉडिफिकेशंस आएंगे, इसको कौन स्पेसिफाई करेगा? प्रेसिडेंट अपने हिसाब से। और केंद्र शासित प्रदेश में आपको पता है ना, वैसे भी ये प्रेसिडेंट ही देखते हैं सब कुछ, बिकॉज इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? और सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एजेंट कौन? यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट। हाँ, एजेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, मैंने समझ जाओ, भावना को समझो। लेकिन ये एजेंट वैसे भी कभी वर्ड गवर्नर के लिए भी एजेंट नहीं लिखना चाहिए। मैं एजेंट तो ये मतलब हो रहा है आप पहले इसको बिकता हुआ दिखा रहे हो, बिका हुआ है तो इंटरव्यू रूम वगैरह में मत बोल देना। ये इंटरव्यू में मेरी बातों को समझना, किताबी बातें बोलना, ठीक है? मेरी वाली बातें बोली तो दोबारा देना पड़ेगा एग्जाम। एग्जेम्प्टेड स्टेट्स एंड एरियाज, ये जो एक्ट है इट डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ दूसरे हिस्सों में, ठीक है? कौन से अदर एरियाज? दे इंक्लूड द स्केड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स। इन राज्यों के अंदर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के अंदर यहाँ पर कुछ जो अन्य एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता। प्रेजेंट टाइम में 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज हमें देखने को मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान, ठीक है? प्रेजेंटली देयर आर अ टोटल ऑफ 10 ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है? 4 स्टेट्स में 10 ट्राइबल एरियाज हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो हैं 4 स्टेट में पाई जाती हैं। वो असम के अंदर 3, मेघालय के अंदर 3, मिजोरम के अंदर 3, हो गई 9, एक त्रिपुरा के, 4 राज्य। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट के। नहीं, ये बेसिकली उन एरियाज की बात कर रहा है कि कहाँ पर ये ना अप्लाई नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश को हमने अलग कंटेक्स्ट के अंदर ये समझा था कि वहाँ पर कोई शेड्यूल्ड एरिया ही नहीं है,
सॉरी, शेड्यूल कास्ट की कोई पॉपुलेशन नहीं है, सॉरी, वो पॉपुलेशन के वाइज हमने समझा था उसको। दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने इसको कहाँ पढ़ा था, मध्य प्रदेश वाली बात। रिजर्वेशन की केस में है ना, हमने ये पढ़ा था। इट मस्ट बी नोटेड हियर डैट, ये जो ऊपर जो प्रोविजन है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्वेशन के लिए पंचायत के अंदर मेंबर्स हो चाहे वो चेयरपर्सन हो, शेड्यूल कास्ट की कोई रिजर्वेशन नहीं होती मेंबर्स के लिए, चेयरपर्सन के लिए स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पंचायत के लिए, क्योंकि वहां कोई पॉपुलेशन ही नहीं है। वो रिजर्वेशन की बात कर रहा है और वो यहां पर बोल रहा है कि पूरे का पूरा जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट की जो प्रोविजंस हैं, दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई ऑल टुगेदर। विंडो, वैसे हम क्या बोल रहे थे अभी तक कि हर जगह इसका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह देखने को मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन इन 3 राज्यों के अंदर ये स्टेट एप्लीकेबल ही नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ दूसरे एरियाज, और वो कुछ दूसरे एरियाज क्या है, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज इन्हीं राज्यों के अंदर। अगला, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर जहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करती हैं, और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की जहां पर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। आपके दिमाग में आया होगा सर ये एक्सेप्शन क्यों, इनको ये विंडो क्यों? वो इसलिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, अभी हमारे चैप्टर रह गया है कि जैसे आर्टिकल 370 के अंतर्गत है ना, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन थी, राइट, ऐसी और भी राज्य मैंने आपको बताया था कि जहां पर कुछ कुछ उनको स्पेशल प्रोविजन मिलती है, राइट। अब यहां पर क्या है कि कुछ कुछ जो एरियाज हैं नागालैंड के अंदर, मेघालय के अंदर, मिजोरम के अंदर, ट्राइबल एरियाज वगैरह, यहां पर इनकी खुद की काउंसिल होती है जहां पर ट्राइबल लोग इनको रेगुलेट करते हैं। वो नहीं चाहते कि पंचायत वगैरह का सिस्टम हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो, हम इस लोकल एरिया को, अपने विलेज एरिया को, पंचायत एरिया को अपने हिसाब से रेगुलेट करते हुए आए हैं। बिकॉज अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य की सरकार की हस्तक्षेप होती है, इंटरफेरेंस होती है, तो हमारे इससे लोकल ट्रेडिशन, कस्टम्स या लैंग्वेजेस वगैरह खतरे के अंदर आ सकते हैं। इसलिए विंडो हमने इनको नहीं दे रखी है। आपको पता है बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे ये जो है ना श्रेया, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं, या फिर दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, यहाँ पर बहुत सारे एरियाज में हमारे देश में जो ये ऐसी जो स्पेशल प्रोविजन दे रखी हैं हमने उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट तक के रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं वहाँ पर कि ट्राइबल एरिया को छेड़ना नहीं। जैसे अंडमान निकोबार की बात कर लो आप, सबसे प्यारा एग्जांपल, देश आपका, आप कहीं भी घूम सकते हो आपका, लेकिन मेरे को वहां घूम कर आना है, तो कुछ आइलैंड्स के अंदर आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ट्राइबल एरियाज के अंदर जो ये ट्राइबल्स होंगे वो एकदम से घबरा जाते हैं कि आप पता नहीं क्या करने आए हो। तो अभी एक इंसिडेंट भी हुआ था, अब इसमें याद है कुछ साल पहले, वो ऑस्ट्रेलिया गया था जबरदस्ती फोटो खींचने, और उसकी छाती में भाला मार दिया था उन लोगों ने, मर गया था वो। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है। तो समझ गए, यहाँ पर बेसिकली श्रेय क्या है कि पंचायत की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकल एरिया, मतलब जो लोकल लोग हैं इन एरियाज के अंदर, वो अपने हिसाब से किसी और फॉर्मेट की पंचायत चला रहे हैं यहाँ पर, बस आप ऐसा समझ जाओ। और अगर ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट की प्रोविजन अगर लागू करेंगे कि जैसे बाकी जगह पर लागू हो रही है, तो इनकी राज्य की व्यवस्था अलग है, यहाँ पर इनकी गांव की व्यवस्था अलग है, इनकी एरिया की व्यवस्था अलग है, वो अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक प्रोटेक्शन की बात भी है इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेडिशंस, कल्चर्स, लैंग्वेज, कस्टम्स, रीति रिवाज, परंपरा। पार्लियामेंट चाहे कल को, तो पार्लियामेंट ये वाला काम कर सकता है, इट में एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट किसी भी शेड्यूल्ड एरिया के अंदर, ट्राइबल एरियाज के अंदर, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ और कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, जैसा पार्लियामेंट स्पेसिफाई करे। आगे ना वही वाली बात है, कुछ नहीं प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ एक्सेप्शन मॉडिफिकेशन के साथ होगा, लेकिन पार्लियामेंट ऐसा करता नहीं है। वैसे क्यों नहीं करता? ये तो जबरदस्ती वाली बात नहीं होगी, जिसको नई मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर मर्ज नहीं होना, वो अपने हिसाब से रेगुलेट करते हुए आ रहे हैं इतने सालों से, उनको करने दो। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो ट्राइबल्स रह रहे हैं श्रेया, वो हमारे ही लोग हैं या फिर आप उनको अलग मानते हो?
पक्का? नेक्सलाइट लोग हमारे हैं, अपने हमारे पर आए हैं, अपने हैं। ये वो लोग भटक गए, पराए वर्ड वो नहीं यूज करना है। सेंट स्टीवंस के इंटरव्यू से इसी बात के लिए बाहर हो गया था मैं। वो पूछे नेक्सलाइट्स की दिक्कत कैसे सॉल्व करोगे, मैं कहा सर इनकाउंटर। प्रिंसिपल ले लिया उसका बैठे बैठे कि पता नहीं यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन दे देंगे तो पता नहीं क्या ही करते गए यहाँ पर। अंडर दिस प्रोविजन पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द पीसा एक्ट। अब स्केड्यूल्ड एरियाज में मॉडिफाइड फॉर्म में इंप्लीमेंट होना है इस एक्ट का नेचर। सिमिलरली ट्राइबल एरियाज में। अब आप समझ जाओ कि पीसा एक्ट का रैशनल क्या है। पंचायत अगर देखो ना नॉर्मल तरीके से इंप्लीमेंट करना होता तो श्रेय क्या जरूरत है मैं बिस्म नौटंकी करने की। सीधा बोलो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, राइट। लेकिन यहां पर हमें थोड़ा सा इनके एरियाज को देखते हुए मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ता है इसको। उसके लिए आया पीसा एक्ट। प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट ऑफ 1996 पॉपुलरली नोन एज पीसा एक्ट या फिर एक्सटेंशन एक्ट। पीसा एक्सटेंशन एक्ट और फुल फॉर्म क्या है पीसा की? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज। पी ई एस ए। ये वेरी 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 एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट एक्ट जो आपको पूरे पूरे नंबर दिलवा सकती है। मैं ये तो नहीं बोल सकता इसके बारे में फिर से क्वेश्चन जीएस में आपको देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पीएसआईआर में हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हर 2 3 4 साल में रिपीट हो जाता है ये और वही क्वेश्चन पूछ रहे लगातार वो कितनी अच्छी प्यारी विंडो है हमारे पास जहाँ पर हम पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे, डेडिकेटेड लेक्चर रखेंगे पीसा के ऊपर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। ये पीसा, ठीक है। और इसमें कुछ अपडेशन भी है, वो आपको 7th एडिशन में मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में। अभी आने दो तब हम उससे पढ़ लेंगे। जैसी वो बुक आएगी फिर उसके बाद सारे चैप्टर्स में आपको 7th एडिशन से करवा दूंगा, ठीक है। और वो 12 चैप्टर्स भी सबसे पहले वही ख़त्म करेंगे। वो 12 चैप्टर्स की विंडो बना लेना सबसे पहले उसको। अभी हम लोग अभी जैसे फ्राइडे को ही आ जाएगी, कोशिश करेंगे कि हम उसको इसी मंथ से शुरू कर लेंगे। कोशिश क्या करेंगे, शुरू कर ही लेंगे और जुलाई चल रहा है ना, अगस्त तक उस सबसे पहले उन 12 चैप्टर्स को निपटा देंगे जितनी जल्दी हो सके। उसके बाद कॉन्टिन्यूंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत्स। सारे के सारे राज्य की सरकारों के जो कानून होते हैं रिलेटेड टू पंचायत्स, दे शैल कंटिन्यू टू बी इन फोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। इस एक्ट में बोला गया था फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ भूल गए? अरे जब से इफेक्ट आता है 24 अप्रैल 1993। तो ये बोला गया कि जो भी स्टेट के लॉज अभी तक जो चले आ रहे थे ना पंचायत से रिलेटेड, जब से एक्ट शुरू हुआ है उसकी 1 साल तक वो राज्य के लॉज ना फोर्स में रहेंगे। समझ गए? अगर कोई स्टेट लॉज थे विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत एंड इट्स फंक्शनिंग, दे शैल कंटिन्यू टू बी रिमेन इन फोर्स जब तक 1 साल खत्म नहीं हो जाता फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद कौन सी प्रोविजन लागू करनी पड़ेगी राज्य की सरकारों को? जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट में गिवन है। समझ गए? अब जैसे क्या है स्टेट के लॉज, एग्जाम्पल सौगंधा मान लो किसी राज्य में ये बोला गया था कि 4 टियर सिस्टम है, ठीक है। ग्राम न्यायालय भी बनाई गई हैं, मान लो कुछ भी ऐसे 4 नाम है। अभी यही चलेगा, हाँ अभी यही चलेगा। कब तक चलेगा? 24 अप्रैल, क्या बोल दूं मैं डेट? 24 अप्रैल नहीं देखो तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, ठीक है। अब
उससे पहले जितने भी स्टेट लॉज जो चल रहे हैं, दे शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट, ये एक्ट कब से कमेंस हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल 1993 से लेकर एक साल कितना होता है? 24 अप्रैल 1994। तब तक वो चीज़ें लागू रहेगी। यानी कि अगर कर्नाटका बोल रहा है कि हमारे राज्य के अंदर 4 ईयर सिस्टम है, तो वो कब तक लागू रहेगा? 24 अप्रैल 1993 से लेकर 24 अप्रैल 1994 तक। आप समझ गए इसका मतलब? हाँ, बस। तो इन अदर वर्ड्स, द स्टेट्स हैव टू अडॉप्ट द न्यू पंचायती राज सिस्टम बेस्ड ऑन दिस एक्ट विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। और 1 ईयर कितना होता है? 1994 तक, जो कि इसकी डेट थी जब से एक्ट कमेंस होना शुरू हुआ। लोग क्या सोचते हैं, जो एक्ट का जो ईयर दे रखा होता है ना, वो होता है कमेंसमेंट। नहीं यार, जैसे कभी कभार दे रखा होता है, हो सकता है कि वही जो है इम्प्लीमेंटेशन डेट भी हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग डेट पर होता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर रेडी हो गया था? बताओ, डेट बताओ एग्जैक्ट। वेरी गुड, 26 नवंबर 1949। इंप्लीमेंट कब से हुआ, लागू कब से हुआ, इफेक्ट में कब से आया? 26 जनवरी 1950। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट को कब मानेंगे? क्या बोलूं अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट कब से हुई? 1950, है ना? बस थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर खेल है यार, बस आपको वर्ड्स पकड़ने होते हैं यार। अब क्या करें, नेचर ऐसा है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का अलग फ्लेवर होता है, इसका फ्लेवर ऐसा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मजे से समझा करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। However, all the panchayats existing immediately before the commencement of the act, जब ये एक्ट नहीं आया उससे पहले किसी भी राज्य में जो भी पंचायत एग्जिस्ट कर रही थी, they shall continue until the expiry of their term। इनके टेन्योर कितना होता है? हाँ, 5 साल तक हो सकती है, लेकिन इसमें भी एक विंडो थी, अनलेस डिसॉल्व बाय द स्टेट लेजिस्लेचर सूनर। और बहुत सारे विधानसभा, विधान परिषदों ने क्या करा था? डिसॉल्व कर दिया था पहले, क्योंकि बात वही है ना, कोई मतलब है ही नहीं उसका फिर से अलग स्ट्रक्चर होने का, क्योंकि राज्य की सरकारें फिर आनाकानी करेंगी फंड देने में, और इसके तहत इनको पावर भी मिल रही है, याद है, टू कलेक्ट टैक्सेस वगैरह, वो सब करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मतलब कम हो जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि 29 सब्जेक्ट्स जाने वाले हैं किसके पास? पंचायत के पास, अंडर आर्टिकल 243 जी। मैंने शेयर समझ ना, मैं 243 जी कह रहा हूं, आपको जी नहीं कह रहा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स पास द पंचायती राज एक्ट्स। उन्होंने, मैंने बोला ना आपको, ज़्यादातर ने 1993 1994 में ही पास कर दिया था, नया सिस्टम का अडॉप्ट कर लिया था इन अकॉर्डेंस विद द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। हाँ, ये जो एक्ट है ये बेसिकली रोकता है कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते पंचायत के इलेक्टोरल मैटर्स में। ये डिक्लेयर करता है कि जो वैलिडिटी है किसी भी लॉ की रिलेटिंग टू द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, याद है, एक एरिया डिवाइड करना कि कितना कितने एरियाज में चुनाव हो सकते हैं और कितनी कितनी सीट्स निर्धारित है वहां पर, ये कोर्ट के अंदर चैलेंज ही नहीं करा जा सकता। डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, ये किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। इट फर्दर लेज डाउन दैट कोई भी जो इलेक्शन है पंचायत का, नो इलेक्शन टू एनी पंचायत इज टू बी क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन, जो कि ऐसी अथॉरिटी के सामने प्रेजेंट करी जाए और ऐसे मैनर में जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर ने एक विंडो दे रखी हो। यानी कि देख रहे हो, इस एक्ट में कोर्ट की पावर आपको ज्यादा दिख रही है कि कम दिख रही है? कम है। कभी कोर्ट के ऊपर इंटरफेरेंस होती है इलेक्टोरल मैटर्स में? बताओ, नहीं। लेकिन यार ये डिक्लेयर करता है कि जो वैलिडिटी है पंचायती ये जो इस लॉ की विद रिस्पेक्ट टू पंचायत एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, ये किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं करा जा सकता। हम लोग 11 शेड्यूल की बात कर रहे थे, उसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स की बात हो रही थी।
वो 29 फंक्शनल आइटम्स क्या हैं? एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, लैंड इम्प्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स लाइक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड सीलिंग, soil conservation, minor irrigation, water management, watershed development, animal husbandry, dairying and poultry, fishing, social forestry, farm forestry, minor forest produce. This is an important term. इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछता रहता है, प्रीलिम्स का फेवरेट टॉपिक है ये यूपीएससी का, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है 10 साल से, मतलब अलग अलग ईयर में पूछ रहा है लेकिन पूछ रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, rural housing, drinking water, fuel and fodder, roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication, rural electrification including distribution of electricity, non-conventional energy sources, poverty alleviation programs, education including primary and secondary schools, technical training and vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, markets and fairs, health and sanitation including hospitals, primary health centers and dispensaries, family welfare, women and child development, social welfare including welfare of the handicapped and mentally retarded persons, welfare of the weaker sections, scheduled caste and scheduled tribe, public distribution system and maintenance of community assets like parks, graveyards, cemetery etc. या कहीं हैंडपम्प वगैरह या कोई फैसिलिटी है, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई नहर है, वो सब ये हमने कवर करा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ये 29 आइटम्स जो हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? आपको मतलब मोटा मोटी पहचान में आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।